कि अगर पाइथन में हमें खुद के फंक्शन क्रिएट करने हैं तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि हमें पता है कि पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, लेकिन वो तो पहले से बने बनाए हैं। अगर हम खुद का फंक्शन बनाना चाहते हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज उसमें स्टेटमेंट के टर्म में देना चाहते हैं, तो कैसे हम फंक्शंस को क्रिएट करेंगे आज हम देखेंगे पाइथन में। तो सबसे पहली बात अगर अपन करें बेटा फंक्शन होता क्या है, तो अगर आप देखो, याद करो सी और सी प्लस प्लस में या जावा में, कोई भी दूसरी लैंग्वेजेस में, तो आपने देखा था कि जो फंक्शन होता है उसमें आपके पास जैसे फंक्शन आपने बनाया और उसके पास आपके पास क्या होता था, एक ब्लॉक होता था। उस ब्लॉक में हमारे पास स्टेटमेंट्स होते थे। अगर ये आपका फंक्शन जो आपका कॉल होगा, जो भी आपने फंक्शन बनाया हुआ है, अगर वो क्लॉक कॉल होता है तो आपका जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो होता क्या है, अगर मान लो सिंपल, अगर हम सबसे पहले समझे कि फंक्शन की नीड क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले बात समझते हैं। अगर मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, जिस प्रोग्राम, मान लो प्रोग्राम की लेंथ है 1000 लाइन की कोडिंग है, ठीक है, तो सपोज दैट अगर 1000 लाइन की कोडिंग है तो ऐसा करके हमने मान लो ढेर सारी लंबी सारी बहुत सारा लंबा प्रोग्राम हमने बना दिया। अब जब हमने प्रोग्राम डिजाइन किया उसमें मान लो थर्ड पोजीशन में मुझे एडिशन करना था, तो मैंने यहाँ क्या किया, एडिशन का एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने 2 नंबर का सम किया, मतलब सम इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ अगर मुझे एडिशन करना था तो मेरे को जो 2-3 लाइन लिखनी थी एडिशन के लिए, मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लिख दिया, सम इक्वल टू ए प्लस बी। सपोज दैट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे सम कराना था तो वही 3 लाइन मैंने यहां भी लिख दिया, ठीक है, ए कॉमा बी लिख दिया और सी इक्वल टू ए प्लस बी लिख दिया, ए और बी में इनपुट करा लिया। फिर वही काम मुझे यहां भी करवाना था तो सेम काम यहां भी कर दिया, वही काम मुझे यहां भी करना था, 3 लाइन मैंने यहां भी लिख दी, वही काम मुझे यहां भी करना था, 3 लाइन यहां लिख दी। तो अगर आप देखो एक ही प्रोग्राम में मुझे 1 टाइम, फिर आपका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अगर 5 टाइम्स एडिशन परफॉर्म करना है और एडिशन परफॉर्म करने के लिए अगर मान लिया हमने कि हम 3 लाइन स्टेटमेंट्स के लिख रहे हैं, पहले लाइन में हम क्या बता रहे हैं कि आपने वेरिएबल्स कौन कौन से लेने हैं और इनपुट वैल्यूज क्या क्या है। तो जैसे मैंने ए और बी ली और ए और बी में मेरे को जो इनपुट कराना था उन्होंने कर दिया, ठीक है, और सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट करा लिया, ठीक है। सेम काम हमने यहां इस पर्टिकुलर पोजीशन पे किया, सेम काम यहां किया, सेम एडिशन परफॉर्म हमने यहां किया और सेम एडिशन परफॉर्म हमने यहां किया। तो आपने देखा हो क्या रहा है, सेम वो 3 लाइन की कोड जो है आपका यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है। इसका मतलब रिपीटेशन हो रहे हैं, रिपीटेशन हो रहे हैं। जबकि अगर हम काम करें, हम क्या करें, एक ब्लॉक बना लें, यहां हम एक ब्लॉक बना लें, ठीक है, उस ब्लॉक को ही हम बाद में फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इस ब्लॉक में हम एडिशन का कोड लिख लें और जब जब मुझे जरूरत हो इस ब्लॉक को कॉल कर लें। कॉलिंग एक लाइन की होती है। अब मेरे को यहां जरूरत है एडिशन का, एक लाइन लिखा, कॉल कर दिया, कॉल जैसे ही करूंगा तो 2 नंबर मांगेगा आपसे और सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देगा, मतलब सी में उन दोनों नंबर का एडिशन परफॉर्म करेगा और प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर बेटा अगर हमने इस पोजीशन पे हमें सम करना है तो फिर से मैं क्या करूंगा, केवल यहां कॉल करूंगा। कॉल सिंगल लाइन की थी और जबकि कोडिंग 3 लाइन की थी। जब मैं कॉल करूंगा तो जैसे ही कॉल करूंगा इस सम आपका कॉल हो जाएगा, फिर से 2 नंबर के लिए आपसे पूछेगा कि 2 नंबर आप इनपुट करें और उसका सम परफॉर्म कर दें। सेम बात हमने यहां करें तो यहां भी अगर अपन देखें तो हमने एक लाइन लिख दिया और एक लाइन से हमने कॉल कर दिया। जैसे ही कॉल करूंगा 2 नंबर मेरे से फिर एंटर करवाएगा और सम कर देगा। सेम काम मैं यहां करूंगा बेटा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप जो पुरानी प्रोग्रामिंग कर रहे थे और पुरानी प्रोग्रामिंग में आप अगर 3 लाइन के सम के प्रोग्राम को लिख रहे थे और 5 जगह पे, 5 अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे आपको सम का प्रोग्राम परफॉर्म करना था तो 5 इंटू 3 15 लाइन्स लिखने थे। लेकिन अगर आप नई प्रोग्रामिंग स्टाइल को देखो तो मैंने एक ब्लॉक बना दिया, उस ब्लॉक में मैं क्या कर रहा हूं, सम परफॉर्म कर रहा हूं 2 नंबर इनपुट करके। जहां जहां मुझे ऐसी जरूरत है वहां बस कॉल कर रहा हूं। तो 3, एक 4 और एक 5, एक 6 और एक 7 हो गया, टोटल 7 लाइंस में आपका काम हो गया। तो अगर आप देखो, और दूसरा रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, एक ही कोड को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। तो ये जो ब्लॉक मैंने बोला जो कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट थे, अगर इस ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स थे जिसका काम था, क्या काम था, एडिशन परफॉर्म करना। तो अगर इस ब्लॉक की बात करें तो दिस ब्लॉक परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क and it is a collection of related statement which performs addition of 2 numbers or 3 numbers or xyz anything
इट मींस दैट पर्टिकुलर ब्लॉक इज अ फंक्शन, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो फंक्शन होता है वो आपके रिलेटेड स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है, और जब भी मुझे उसकी जरूरत होती है हमको सिर्फ उसको कॉल करना पड़ता है। तो क्या क्या बेनिफिट मिले अगर इस सिंपल, मैंने जो आपको एक कहना चाहिए प्रोसीजर समझाया, उस प्रोसीजर से अगर आप देखो तो मुझे सबसे पहला बेनिफिट मिला कि रिडंडेंसी रिमूव होगी, रिडंडेंसी रिड्यूस होगी। रिमूव तो रिडंडेंसी कंप्लीटली कभी नहीं होती, लेकिन रिडंडेंसी आपकी रिड्यूस हो रही है। आपको एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट ऑब्वियस है लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स आपके कम होंगे, तो बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल्स में इसका जो इफेक्ट होगा वो टाइम पे भी पड़ेगा, आपके प्रोग्राम के परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा। इसका मतलब जो परफॉर्मेंस है वो आपका बेटर हुआ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलो बच्चे, इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? गुड। तो अब हमको समझ में आ गया है कि जो ये ब्लॉक है वही फंक्शन है, और फंक्शन कुछ भी नहीं है, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। सिंपल अगर बात करें तो स्टेटमेंट का कलेक्शन है जिसका एक पर्टिकुलर पर्पज होता है, जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट्स होंगे वो रिलेटेड स्टेटमेंट्स का ही कलेक्शन है। ठीक है, तो इसमें आप देखो बेटा तो है क्या, तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक छोटा सा मॉड्यूल है। तो फंक्शन क्या करता है, प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और फिर उसको जब जरूरत हो उसको आप क्या करो, कॉल कर लो। तो फंक्शन हेल्प ब्रेक आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्राम की साइज बढ़ती जाती है उसको ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना अगर आपको आसान करना है या एफिशिएंट करना है तो उसको फंक्शन में डिवाइड कर दो। जब जिसकी जरूरत होगी बस कॉल कर लेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप बार बार एक ही कोड लिखते जाओगे, रिडंडेंसी भी होगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है और डिबगिंग, आपका कोड का जो डिबगिंग, अगर कहीं एरर आ जाए तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ना। अगर सम फंक्शन में एरर है तो मुझे एक जगह जाना है, उसकी जहां डेफिनेशन है उसकी जगह जाके और मुझे देखना है कि इसमें क्या दिक्कत है। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सम फंक्शन जहां जहां लिखा होगा, या सॉरी फंक्शन नहीं, सम का प्रोग्राम जहां जहां लिखा होगा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, वहां वहां जा जाके मुझे एरर को ट्रेस करना पड़ेगा। तो डिबगिंग इजी हो जाता है जब हम उसको फंक्शन के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, और रिपीटेशन तो आप देख ही रहे हो, रिपीटेशन को आप अवॉइड करते हो जिससे कि कोड का रीयूजेबिलिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो अगर आप देखो बेटा तो मैंने जो पिछली स्लाइड बताई उससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या एडवांटेजेस है फंक्शन के। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ कोड। अब कोड डुप्लीकेशन नहीं हो रहे हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, उससे क्लैरिटी आती है, कोड को रीयूज करते हो, जब जरूरत होती है तब कॉल करते हो, इसका मतलब कोड रीयूज होता है। इंफॉर्मेशन को हाइड किया हुआ है आपने फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि क्या फंक्शन और मेथड में कुछ डिफरेंस भी है, या फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है या नहीं डिफरेंस है। तो मैं अगर बताऊं सीधे एक लाइन में, तो अभी तक हमने जितनी भी कहना चाहिए क्लासेस पढ़ी, मैंने कभी आपको फंक्शन बोला, कभी आपको मेथड बोला, इंटरचेंजेबली मैंने दोनों को यूज किया। इन जनरल मैं आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात बताऊं बच्चे, जैसे जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप फैमिलियर हो, जैसे कॉमनली हम बात करें तो सी प्लस प्लस और जावा, उसमें आप फंक्शन बोलो या मेथड बोलो कोई फर्क नहीं है। इन पाइथन फंक्शन और मेथड में इन जनरल कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा एक कहना चाहिए स्लाइट सा डिफरेंस होता है पाइथन में। पाइथन में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको हम सिंपल फंक्शन बोल दें या मेथड बोल दें कोई फर्क नहीं है, लेकिन बेटा थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपने फंक्शन और मेथड को फंक्शन या मेथड बोला कोई फर्क नहीं है। अभी तक हमने भी बात जो की उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं कर देगा कि व्हाई यू आर सेइंग फंक्शन, यहां तो आप मेथड बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, ये भी क्लियर करना है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि क्या फंक्शन और मेथड में डिफरेंस होता है, तो आपको बताना है कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस जावा में हम फंक्शन बोले मेथड बोले इंटरचेंज करके बोले कोई फर्क नहीं है, लेकिन पाइथन में एक डिफरेंस है जिससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड है, मेथड भी ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है, लेकिन
फंक्शन जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो डिफाइन कैसा होता है, इंडिविजुअली। ठीक है, अब अगर फंक्शन, अब समझना मेरी बात को, अब अगर फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करते हो तो उसको पाइथन में मेथड बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। हम अभी क्लास पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो समझना मेरी बात को, जब हम फंक्शन को क्लास का पार्ट बना देते हैं बच्चे, तो उसको हम मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ओनली इन द प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मेथड और फंक्शन की बात करें तो दोनों सेम है, बट देयर प्लेसमेंट के हिसाब से बात करें तो अगर फंक्शन को क्लास के अंदर हम अगर क्या कहते हैं, डिफाइन कर देते हैं बच्चे, तो उसको मेथड बोलते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? बड़े छोटे से डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? फंक्शन को डायरेक्टली उसके नाम से कॉल करते हैं, मेथड को ऑब्जेक्ट के नाम और क्लास के या क्लास के नाम के साथ कॉल करते हैं। समझना मेरी बात को, अगर हम फंक्शन की बात करें तो डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, और अगर हम मेथड की बात करें तो उसको ऑब्जेक्ट नेम और क्लास नेम के साथ कॉल करते हैं। कैसे? बस इतना ही डिफरेंस है बेटा। मतलब अगर फंक्शन को आपने क्लास के अंदर आपने डिफाइन किया तो उसको मेथड बोल देते हैं पाइथन में। ठीक है, दूसरी जगह ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। यहां भी हमने ऐसा कुछ बोल दिया ना तो बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी, लेकिन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फंक्शन को डायरेक्टली आप कॉल करोगे, मतलब डायरेक्टली नाम लिखा कॉल हो गया, लेकिन अगर मेथड है तो उसको ऑब्जेक्ट के नेम या क्लास के नेम से कॉल करना पड़ेगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो मेथड होगा ना वो कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा। अगर कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा तो बट ऑब्वियस है उसको कॉल कैसे करना पड़ेगा हमें, उस पर्टिकुलर क्लास या रेफरेंस के नाम के साथ। जैसे कि समझो, बड़ा ही सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया हुआ बेटा। अगर आप देखो प्रिंट, प्रिंट भी आपका क्या है, फंक्शन है। अगर अपन प्रिंट की बात करें तो प्रिंट क्या है, फंक्शन है। अब अगर हम प्रिंट की बात करते हैं तो प्रिंट को देखो मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं, ये प्रिंट हो गया और इसका आर्ग्यूमेंट है, ये फंक्शन कॉल ही है, प्रिंट फंक्शन है। फंक्शन को देखने का तरीका या मेथड को देखने का तरीका, जिसके आगे भी पैरेंथेसिस दिख जाए, आर्गुमेंट हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, मतलब जिसके आगे आपका लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस, या अपन कहें सिंपल कहें तो अगर आपका सिंपल ब्रैकेट दिख जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो प्रिंट क्या है, फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? जो कि डायरेक्टली कॉल हो रहा है उसके नाम से, प्रिंट नाम से ही कॉल कर लिया। अब लेकिन यहां देखो S1 इक्वल टू वेलकम बोला, अब मैं डायरेक्ट अपर लिख दूंगा तो चलेगा नहीं, आपको क्या लिखना पड़ रहा है, S1 डॉट अपर। S1 डॉट अपर क्यों? क्योंकि ए अपर जो है ना बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन ये जो बिल्ट इन फंक्शन है एसटीआर क्लास का पार्ट है, या एसटीआर मॉड्यूल का पार्ट आप बोल सकते हैं। एसटीआर क्लास का पार्ट है ना, स्ट्रिंग क्लास का पार्ट है। अपर जो है स्ट्रिंग क्लास का पार्ट है, तो बट ऑब्वियस है उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू करना पड़ेगा कॉल, या कहना चाहिए क्लास के नाम के थ्रू करना पड़ेगा, जो भी क्लास का नाम है तभी वो कॉल हो पाएगा। जबकि प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट भी बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन ऐसे किसी क्लास का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। तो आप इसको क्या बोलोगे, जो प्रिंट को वो क्या बोलोगे, फंक्शन, और इसको क्या बोलोगे, अपर को क्या बोलोगे, मेथड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो बच्चे, क्लियर है या नहीं है? यस सर। सर एक और बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखना फिर से बच्चे समझ, अगर कोई मेथड या कोई फंक्शन किसी क्लास का पार्ट है, किसी क्लास का, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, क्लास नेम डॉट मेथड या क्लास नेम डॉट फंक्शन। ठीक है, या ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन। तो जो अपर फंक्शन है या अपर मेथड है, अभी अब इसको मेथड बोलना चालू कर देंगे। अपर जो मेथड है वो स्ट्रिंग क्लास का पार्ट है, एसटीआर का। तो इसको हमको कैसे लिखना पड़ता है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जिसके अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया है, या क्लास के नेम के थ्रू। तो आपने लिखा S1 डॉट अपर। जब आपको किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट डॉट करके लिखना पड़े तो वो कहलाता है मेथड। तो यहां अपर मेथड है। प्रिंट में आपने कभी देखा कि हम ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट लिख रहे हैं? प्रिंट भी बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बना बनाया फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली कॉल करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? नहीं है बेटा बताओ, फिर से बताऊंगा। यस सर, क्लियर है। ठीक, गुड। तो मुझे एक फंक्शन का नाम बताओ और एक मेथड का नाम बताओ जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, कोई भी। मुझे एक फंक्शन का नाम बताओ इन दोनों के अलावा, प्रिंट के अलावा, मतलब प्रिंट के अलावा कोई फंक्शन का नाम बताओ बच्चे, बोलो।
जल्दी फटाफट बेटा, जिसको हम डायरेक्टली कॉल करते हैं। अरे लाइन से है बेटा, लाइन से बताओ जल्दी से, जल्दी, कोई भी। सर इनपुट। वेरी गुड, eval इनपुट, eval eval, वेरी गुड। इंटीजर फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, इनको आपने डायरेक्टली तो कॉल किया था बेटा, इंटीजर ब्रैकेट में डायरेक्टली पास कर दिया। डॉट लगाते हो क्या कॉल करने के लिए, उसको बताओ। क्लियर है इतना या नहीं है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताओ। यस सर, क्लियर। और मुझे, ठीक है, मेथड का नाम बताओ कोई बेटा। ढेर सारे मेथड है जो तुम डायरेक्टली बता सकते हो, जल्दी बताओ। मेथड में और कौन सा, कोई भी मेथड, फटाफट फटाफट, जो कोई मेथड हो अपर के अलावा, जल्दी 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 फटाफट, जिसको डॉट ऑपरेटर से आप करते हो यूज। अपर के अलावा लोअर भी तो केस यूज किया है तुमने, नहीं किया हुआ है? बोलो, आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? बोलो बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ, कोई भी बताओ, या मैं नाम से पूछता हूं नहीं तो। बोलो बच्चे, इसके अलावा और कोई मेथड, या नहीं समझ में आया तो बताओ, जल्दी बताओ। आशीष, तुम बताओ बेटा, चलो। कैपिटलाइज डॉट। कैपिटलाइज डॉट, कौन सा कैपिटलाइज? डॉट कैपिटलाइज सर, ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल करना है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। तो ऐसे जितने भी बेटा आप डॉट ऑपरेटर के साथ लगा रहे हो ना, जितने भी आप डॉट ऑपरेटर के साथ लगा रहे हो, ये सारे के सारे हमारे क्या है, मेथड है, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शन और मेथड में बेसिक डिफरेंस होता है, तो ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा, तो तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं पाइथन में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, पहला बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बने बनाए हैं, जैसे हेल्प फंक्शन होता है, मीन फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है, ये पहले से बने बनाए हैं। फिर एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। और एक होता है एनोनिमस फंक्शन, जैसे कि लैम्डा फंक्शन, ठीक है। बिकॉज वो क्या कहते हैं, डेफ कीवर्ड के साथ डिफाइन नहीं होता, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नहीं होता, तो इसलिए इसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। लैम्डा फंक्शन हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक दो क्लासेस के बाद लैम्डा फंक्शन की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन बात करें बिल्ट इन फंक्शंस लाइक प्रिंट, इनपुट, इवैल, ये अपन ने अभी देखा, प्रिंट, इनपुट, इवैल, ठीक है। ये हमारे क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट बने, पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं, ठीक है। और हम खुद के ही फंक्शंस बना सकते हैं, जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, तो दो चीजें करनी पड़ती हैं। फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन मतलब आपका फंक्शन करेगा क्या, आपका फंक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए पाइथन में। एक तो फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, दूसरा हमें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन, और जो डिफाइन कर दिया आपने, फंक्शन बन गया, उसके बाद आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। डिफाइन करने का मतलब यह हुआ कि आप जो फंक्शन बना रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपका प्रोग्राम कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने बोला बेटा, बड़ा मैं सिंपल बताता हूं, कि जैसे मैंने बोला ऐड, अगर ये ऐड मेरा फंक्शन है, तो मैंने एक टैब से उसके स्टेटमेंट लिखने चालू कर दिए, तो बस ऐड नाम का हमारा फंक्शन हो गया, जिसका काम 2 नंबर को, 3 नंबर को या 4 नंबर को एडिशन परफॉर्म करना है। तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन। ये हुआ डेफिनेशन कि हमने एक फंक्शन बना के रख दिया, लेकिन जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं होगा, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। समझते हैं सिंटेक्स इसका क्या होता है। सिंटेक्स में सबसे पहले वर्ड आता है डीईएफ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफाइन, ठीक है। देन होता है फंक्शन का नाम, जो भी आप देना चाहते हो, वैलिड आइडेंटिफायर। देन पैरामीटर्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखो पैरेंथेसिस है, पैरामीटर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पैरामीटर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेंथेसिस होगा ही होगा, तभी फंक्शन है। देन बेटा यहां लगता है कोलन,
और याद करो अभी तक हमने जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े, लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़े, कहीं भी यहां कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज नहीं होता है। यहां हम कैसे उनको सेपरेट करते हैं, इंडेंटेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। मतलब एक इंडेंट से या एक टैब से स्टेटमेंट को सेपरेट कर दो, और जब तक टैबिंग होती रहेगी जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या उस सारे स्टेटमेंट को उस फंक्शन का पार्ट मानेगा। जैसे ही नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट आ जाएगा, इंडेंटेशन खत्म हो जाएगा, आपका वो जो कहना चाहिए फंक्शन है उसके स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे और बाकी फिर प्रोग्राम के स्टेटमेंट चालू हो जाएंगे। इसमें एक एक टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं बच्चे। पहला वर्ड है आपका डीईएफ। डीईएफ कीवर्ड है जो बताता है कि आपका फंक्शन डिफाइन हो रहा है। इस पर्टिकुलर नाम से फंक्शन को हम डिफाइन कर चुके हैं या कर रहे हैं। ये फंक्शन का नाम है, ये इस फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। तो डीईएफ पाइथन को इन्फॉर्म करने के लिए कि फंक्शन इज बीइंग डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड हो चुका है। देन फंक्शन नेम की बात करें। फंक्शन नेम का मतलब सिंपल क्या हुआ, ये क्या बता रहा है, वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर दैट नेम्स द फंक्शन। फंक्शन का नाम जो वैलिड आइडेंटिफायर हो, अंडरस्कोर से चालू कर सकते हो और कहना चाहिए आपका अल्फाबेट से चालू कर सकते हो, उसके बाद न्यूमेरिक हो सकते हैं। जो भी आइडेंटिफायर के रूल्स हैं पाइथन के उसको फॉलो करके, ठीक है। देन पैरामीटर्स की बात करें। पैरामीटर्स तो ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन पैरेंथेसिस कंपलसरी है, ठीक है। आप जितने पैरामीटर्स देना चाहते हैं उतने आप दे सकते हैं, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ऐसे करके आप कॉमा से सेपरेट करके पैरामीटर्स दे सकते हैं, ठीक है। और जो पंचुएशन है वो बताता है कि यहां पे आपका फंक्शन का जो हेडर था वो कंप्लीट हुआ, एंड ऑफ द फंक्शन हेडर। पंचुएशन से एंड ऑफ द फंक्शन हेडर पता चलता है, तो पंचुएशन होना जरूरी है। तो कोलन का साइन होगा, वो बताता है कि आपका जो फंक्शन का हेडर है वो कंप्लीट हो गया। देन लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो ये बताएगा कि आपका फंक्शन अगर कॉल होता है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब अगर हम बात करें, अगर फंक्शन को आपको कॉल करना है तो फंक्शन कॉल करने का तरीका होता है सिंपल फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, अगर मान लो वहां 3 पैरामीटर्स हैं या 3 आर्गुमेंट होंगे, अगर वहां 3 पैरामीटर्स हैं तो यहां 3 आर्गुमेंट होंगे कॉल में, ध्यान रखना। अदरवाइज तो केवल फंक्शन का नेम है और आर्गुमेंट है, ठीक है। अगर वहां आर्गुमेंट 0 है, 0 पैरामीटर्स, तो 0 आर्गुमेंट, केवल पैरेंथेसिस से कॉल हो जाएगा। जैसे मान लो ऐड नाम का फंक्शन है, तो कॉल करूंगा तो ऐड, और सिंपल ऐसा खत्म हो गया। अब बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट, क्या डिफरेंस होता है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में। तो जो डेफिनेशन में आपने देखा इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, और ये आपका है आर्ग्यूमेंट। केवल इतना ही डिफरेंस नहीं होता है। पैरामीटर का मतलब वेरिएबल पास करना, मतलब नाम, जैसे ए बी सी, और आर्ग्यूमेंट का मतलब वैल्यू पास करना। समझना मेरी बात को, जब मैं 2 3 4 की बात करूं, वैल्यूज की बात करूं, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। और जब मैं बात करूं वेरिएबल की, जैसे ए बी सी डी, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यू पास्ड इनटू द फंक्शन, ठीक है, एंड दे एग्जैक्टली करेस्पॉन्ड टू द पैरामीटर्स, ठीक है। दोनों टैली होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होंगे। बट पैरामीटर इज द वेरिएबल नेम एंड द आर्ग्यूमेंट इज द वेरिएबल वैल्यूज, ठीक है। अब अगर बात आती है कि अगर आपका डेफिनेशन हो, फंक्शन कॉल हो, पैरेंथेसिस तो होना ही होना चाहिए, भले ही आर्गुमेंट और पैरामीटर 0 हो, ठीक है। और आर्गुमेंट और पैरामीटर में अंतर, पैरामीटर्स वेरिएबल के नेम को बोलते हैं, आर्गुमेंट उसकी वैल्यूज को बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बेटा, बताओ यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? बोलो बच्चे। गुड, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर एक फंक्शन की बात करें, कंप्लीट स्ट्रक्चर बात करें फंक्शन की, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन की बात करें तो कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका फंक्शन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में अगर आप देखो तो डेफ फंक्शन का नेम, अब अगर आर्गुमेंट की लिस्ट है या पैरामीटर्स, या arg1 arg2 लिखा हुआ है तो मतलब ये पैरामीटर्स अगर हैं तो पैरामीटर्स होंगे, और इनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। ये फॉर्मल पैरामीटर्स है क्योंकि यहां आपका वेरिएबल का नाम होगा ए कॉमा बी, ये आपका फॉर्मल पैरामीटर्स हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया।
जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके अंदर जो वैल्यू होती है, जैसे मैंने बोला 2,3, ये आपके एक्चुअल पैरामीटर्स या आर्गुमेंट होंगे, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स या आर्गुमेंट। अब देखो मैं एक्चुअल पैरामीटर्स या आर्गुमेंट क्यों बोल रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया। अगर वो 2, 3 है, वैल्यूज है, तो क्या कहलाएगा? वैल्यूज है तो क्या कहलाएगा बताओ जल्दी। अगर वैल्यूज है 2, 3, 4, 5, तो क्या बोलेंगे उसको, आर्गुमेंट या पैरामीटर? गुड। अब जब वो एबीसी है तो बट ऑब्वियस है पैरामीटर है, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूं या तो पैरामीटर्स होंगे या आर्गुमेंट होंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना है बच्चे कि अगर कॉल कर रहा हूं मैं, तो कॉल जहां से करूंगा वहीं से हम वैल्यू पास कर रहे हैं, तो एक्चुअल वैल्यूज हैं या एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। और जहां फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल, क्योंकि ये वाली वैल्यूज जो होती हैं यहां पास होती हैं। जैसे ही मैंने कॉल किया एफ नेम और 2,3 दिया, तो देखो यहां 2 आर्गुमेंट है तो ऊपर भी 2 आर्गुमेंट है, ये जाएगा आर्गुमेंट 1 को 2 पास कर देगा और आर्गुमेंट 2 को 3 पास कर देगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट और उसको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर। अब एक प्रोग्राम में आपको सिंपल पहले रन करके बताता हूं बच्चे, फिर अपन समझते हैं। जुपिटर नोटबुक विजिबल है सभी को बच्चे, बताओ। Yes, sir. Visible. मैंने एक प्रोग्राम बनाया माई प्रोग्राम 1, ठीक है, फंक्शन बनाया, कोलन दिया, देखो अपने आप इंडेंटेशन आ गया, और मैंने बोला प्रिंट, और मैंने इसके अंदर लिख दिया वेलकम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये मैंने केवल फंक्शन को डिफाइन किया है। कैसे? डिफ से डिफाइन हो गया, प्रोग्राम का नाम, फंक्शन का नाम माई P1 हो गया, पैरेंथेसिस है मतलब 0 आर्गुमेंट। ये फंक्शन की डेफिनेशन है जिसके अंदर पैरामीटर्स और आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैंने बोला प्रिंट वेलकम स्टूडेंट, मतलब ये फंक्शन कॉल होगा तो आउटपुट आएगा वेलकम स्टूडेंट। अब मैंने इसको रन कर दिया, सिस्टम एंटर, सॉरी शिफ्ट एंटर, तो शिफ्ट एंटर से रन कर दिया, तो देखो कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि कॉल नहीं हुआ। कॉल मैं कहीं से भी कर लूं, अब मैंने लिखा माई P1 फंक्शन का नाम और कॉल, जितने आर्गुमेंट का फंक्शन है उतने ही आर्गुमेंट का कॉल भी होगा, तो एक कॉल है देखो माई P1 और इसके अंदर कुछ भी नहीं है देखो, क्योंकि यहां भी कुछ भी नहीं है। जैसे ही माई P1 को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा और प्रिंट वेलकम स्टूडेंट कर देगा। देखो जैसे मैंने शिफ्ट एंटर किया तो वेलकम स्टूडेंट्स आ गया। अब बेटा इसी प्रोग्राम को मैं चाहूं तो एक साथ भी लिख सकता हूं, ऐसा कर दिया और माई P1, अब मैंने इसको एंटर कर दिया। अब इसको क्या करो ना, इसको अगर आप यहां लिख दोगे तो ये देखो ये क्या है, ये फंक्शन का पार्ट हो जाएगा तो कॉल होगा ही नहीं, इसको पूरे प्रोग्राम का पार्ट कर दो तो क्या होगा, माई P1 जैसे ही कॉल होगा, कॉल होने के बाद जाएगा डेफिनेशन पे, डेफिनेशन में जाएगा तो डेफिनेशन में क्या है, प्रिंट वेलकम स्टूडेंट, तो शिफ्ट एंटर तो वेलकम स्टूडेंट्स। ये दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों तरीके हैं कि आप पहले डिफाइन कर लो और कॉलिंग कहीं से कर लो बाद में, तो अपने आप वो डेफिनेशन पे जाएगा और ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। लेकिन कॉलिंग में ध्यान रखना फंक्शन का नाम है और जितने आर्गुमेंट का फंक्शन होगा उतने ही आर्गुमेंट होने चाहिए, उससे ना तो कम ना तो ज्यादा, दोनों ही केस में एरर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? इज दैट क्लियर? बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? बात समझ में आई? Yes, sir. Clear. क्लियर। गुड। तो अब देखो, अब हमको प्रोग्राम समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने यही दोनों स्टाइल को इसमें इनकॉर्पोरेट करके बताया हुआ है, आप कोई भी तरीके को यूज करो बेटा, ठीक है। डॉस मोड से रन करो या IDLE का यूज करो या सिंपल जुपिटर नोटबुक यूज करो, आप इन दोनों तरीके से प्रोग्राम को रन कर सकते हो फंक्शन का। तो पहला तो वही वाला प्रोग्राम है, मैंने बोला डिफ DEF डेफिनेशन के लिए सिंपल, और सिंपल फंक्शन का नाम है और 0 आर्गुमेंट का है आपका फंक्शन, कोलन ये बता रहा है कि आपका फंक्शन का हेडर कंप्लीट हो गया। अब मैंने बोला प्रिंट वेलकम इन पाइथन प्रोग्रामिंग, जब मैं सिंपल से इसको कॉल करूंगा तो आएगा वेलकम इन पाइथन प्रोग्रामिंग। इनको मैं अगर एक साथ भी लिख दूं तो सेम वही रिजल्ट आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन, और ये क्या है आपका कॉलिंग, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉल। अब अपन आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन में डेफिनेशन में आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ठीक है, जो पैरेंथेसिस के अंदर दिया हुआ है, और जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप पास करना चाहते हो बस कॉमा से उसको सेपरेट कर दो। मतलब मैं जैसे कि मान लो मैंने बोला ऐड, और एडिशन के लिए मैंने बोला A, B, C, ठीक है, और कोलन, इसके स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है।
तो ऐड ए कॉमा बी कॉमा सी अगर मैंने दे दिया और मुझे सम कराना है तो मैं डायरेक्टली यहां लिख दूंगा ना, सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और मैं यहां प्रिंट करा लूंगा इसी को, सम को प्रिंट, और यहां आपका सम आ जाएगा। अगर आप देखो तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो बोलूंगा ऐड 2, 3, 4। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। ये आपका कॉल हो गया, ये आपका कॉल है, ये आपका कॉल है, ठीक है, ये आपका कॉल है ऐड 2, 3, 4। तो जैसे ये 2, 3, 4 मिलेगा, डेफिनेशन पे जाएगा, ए को मिल जाएगा 2, बी को मिल जाएगा 3, सी को मिल जाएगा 4। ठीक है, सम आपका होगा ए प्लस बी प्लस सी और प्रिंट आपका हो जाएगा सम। ठीक है, समझते हैं। तो अगर हम देखें तो मैं एक लास्ट पहले उस पर चलता हूं कि कितने तरीके के फंक्शन हम बना सकते हैं, फिर वापस हम इस पे आएंगे। तो अगर आप देखो, बिल्कुल लास्ट स्लाइड में मैं लेके चलता हूं। आप अगर देखो तो फंक्शन को आप इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। 4 कैटेगरीज मतलब एक ही प्रोग्राम को मैं चारों तरीके से बना के दिखाऊंगा और कुछ भी नहीं है। और बेटा चाहे सी में आप प्रोग्रामिंग बनाते हो, आइदर सी प्लस में बनाते हो, जावा में बनाते हो, फंक्शन इन्हीं टाइप के बनेंगे, केवल यही टाइप हो सकता है। टीएस का मतलब है टेक समथिंग, टी फॉर टेक, एस फॉर समथिंग, आर फॉर रिटर्न्स एंड फॉर नथिंग। तो टीएसआरएस मतलब टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टीएनआरएन मतलब टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, टीएसआरएन मतलब टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। समझना मेरी बात को। ये जो टेक वाला पार्ट है वो किसके लिए है? अगर आपका फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, जैसे मैंने बोला ऐड ए, मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है आपका फंक्शन बनाने में, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर है। तो अगर कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट आपका फंक्शन एक्सेप्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं टेक समथिंग। और साथ में अगर वैल्यू रिटर्न होती है, अगर साथ में वैल्यू रिटर्न होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न समथिंग। रिटर्न समथिंग मतलब अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो, अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो तो रिटर्न आपने मान लो ए कर दिया, अब आपका रिटर्न हो गया रिटर्न ए। तो अगर यहां देखो तो ये आपका वैल्यू एक्सेप्ट भी कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है, तो ऐसी प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। ठीक है, आप तरीका कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ये स्टाइल फॉलो करते हो जिसमें आपका फंक्शन आर्गुमेंट या पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब टेक समथिंग रिटर्न समथिंग का प्रोग्राम है। दूसरा टेक नथिंग का मतलब क्या हुआ? अगर आपका फंक्शन ऐसा है ऐड और कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, रिटर्न भी नहीं कर रहा है, डायरेक्टली प्रिंट से काम चला रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट हो रहा है, रिटर्न कहीं कीवर्ड यूज नहीं हो रहा है, तो रिटर्न नथिंग है, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किया और रिटर्न भी नहीं किया। अगर टेक समथिंग है इसका मतलब क्या हुआ? आर्गुमेंट तो ले रहा है लेकिन रिटर्न नथिंग, मतलब रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। टेक नथिंग आर्गुमेंट नहीं ले रहा है लेकिन रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ये तरीके समझ में आया नहीं आया बेटा बताओ, बोलो बच्चे। सर क्लियर। क्लियर है? अब मैं आपको फंक्शन के प्रोग्राम के बाद में लास्ट में चलूंगा, आपसे मैं जो पूछूंगा वो बताते चलना ये किस स्टाइल का है, मैं ये स्टाइल पूछते जाऊंगा आप बताते चलना। जैसे आर्गुमेंट ले रहा है और रिटर्न नहीं कर रहा है तो टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, आर्गुमेंट एक्सेप्ट भी कर रहा है रिटर्न भी कर रहा है तो टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। मतलब ये प्रोग्रामिंग की स्टाइल है फंक्शन को इंप्लीमेंट करने की किसी भी प्रोग्रामिंग में आप देखो। ठीक है, अब आपकी मर्जी है आप कैसे प्रोग्राम को बनाना चाहते हो। मैं एक ही प्रोग्राम को इन चारों तरीके से करके दिखाऊंगा, किसी भी तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। वापस चलते हैं हम। तो वापस हम आ गए, हमने एक आर्गुमेंट की बात कर रहे थे, पैरामीटर्स की बात कर रहे थे। तो मैंने बोला डिफाइन ऐड नाम के फंक्शन को डिफाइन किया, इसके अंदर मैंने 2 आर्गुमेंट लिए हैं। ठीक है, और मैंने बोला प्रिंट वैल्यूज आर ए कॉमा बी। ठीक है, वैल्यूज आर ए कॉमा बी, तो वैल्यूज हैं ओ और बी हैं और सी में ए प्लस बी कर दो और देयर सम इज सी। ठीक है, अब ये आपका तो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन। ये आपका फंक्शन कॉल में अलग से कर रहा हूं, फंक्शन कॉल। इसमें मैंने ऐड बोला 15,20, जैसे ही कॉल करूंगा तो ये चला जाएगा यहां, ए को मिलेगा 15, बी को मिलेगा 20। ठीक है,
अब प्रिंट में वैल्यूज आर क्या आ जाएगा 15, 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी मतलब 15 प्लस 20 35 और देयर सम इज 35, ये आ गया। फिर आपने बोला ऐड 1.7, 3.4, जैसे ही जाएगा इसको मिल जाएगा ए को 1.7, बी को मिल जाएगा 3.4, वैल्यूज आर आ जाएगा 1.7 एंड 3.4 एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी, देयर सम इज आ जाएगा 5.1। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? इसी प्रोग्राम में दूसरे वाले में मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, बस कोई चेंज नहीं किया। लेकिन बेटा अगर मान लो मुझे ऐड 15, 20 नहीं लिखना है, कॉल दूसरे तरीके से और करना है, कोई और तरीका है जिससे मैं कॉल कर लूं, या कोई और तरीका है जिससे मतलब इसको मैं लिख पाऊं और कॉलिंग भी हो जाए, वैल्यूज भी पास हो जाए इसी सेम प्रोग्राम में? मतलब मैं डेफिनेशन को चेंज नहीं करना चाहता हूं, बस कॉलिंग में वेरिएशन लाना चाहता हूं। कोई तरीका है वेरिएशन लाने का? बताओ कोई तरीका। सिर्फ वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम सिंपल क्या कर सकते हैं बच्चे, ए और बी लें, ए कॉमा बी इक्वल टू इनपुट फंक्शन यूज कर लें, ठीक है। इनपुट फंक्शन में एंटर 2 नंबर करा लें, लेकिन स्ट्रिंग में होता है, ध्यान रखना। फिर ए और बी को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना भी पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। इवेल का यूज करके कर लें या जिससे भी करें। तो ए बी को पे हम इनपुट करा लें, और जब हम ए बी में इनपुट हो जाए, इनपुट जब हो जाए तो ऐड क्या करो, ए बी ना करके मान लो पी क्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस वेरिएबल का नाम पी क्यू हो और इसका ए बी हो, या दोनों का सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। जैसे मैंने बोला ऐड, दोनों का स्कोप अलग अलग है, पी कॉमा क्यू, तो हो क्या रहा, पी की वैल्यू ए में पास हो जाएगी और क्यू की वैल्यू बी में पास हो जाएगी। अगर मान लो ए बी भी होता ना, ए बी भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए की वैल्यू इस ए में पास हो जाएगी और बी की वैल्यू इस बी में पास हो जाएगी, ठीक है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे अभिषेक नाम के दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट अभिषेक नाम के हैं, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। वैसे ही तो आप ए बी करो, पी क्यू करो, सी डी करो, ई आर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से वैल्यूज पास होती हैं और वहां पास हो जाती हैं। ये आपका कहलाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और ये कहलाता है आपका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। जैसे मैंने अगर बोला ऐड ए कॉमा बी, तो ये आपका पैरामीटर है, ये हमें समझ में आ रहा है, पैरामीटर है, और ये आर्गुमेंट है जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसमें बात करूं तो इसको हम बोलेंगे पैरामीटर, ये आपका पैरामीटर है, और इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। सिंपल, बड़ा ही सिंपल सा है, बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। तो पैरामीटर इज अ वेरिएबल इन अ मेथड डेफिनेशन एंड आर्ग्यूमेंट द डेटा वी पास इनटू द मेथड्स पैरामीटर, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि आपके जितने भी पैरामीटर्स आपने दिए हुए हैं फंक्शन की डेफिनेशन में, उतनी ही आर्ग्यूमेंट की कॉलिंग होनी चाहिए। मतलब अगर फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट का है तो कॉलिंग भी 2 आर्ग्यूमेंट की होगी। अगर 3 आर्ग्यूमेंट की फंक्शन की डेफिनेशन है तो कॉलिंग भी 3 आर्ग्यूमेंट के साथ होगी। मिसमैच नहीं होना चाहिए बेटा। अगर मान लो 2 आर्ग्यूमेंट है और यहां आपने एक आर्ग्यूमेंट कॉल किया, एरर। 2 आर्गुमेंट है, 3 आर्गुमेंट कॉल किया, एरर, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना बेटा, बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन must be called with the correct number of arguments, meaning that if your function expects 2 arguments, you have to call the function with 2 arguments only, not more and not less। ये ध्यान रखना। जैसे देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने बोला बेटा ये आपका पूरा का पूरा है फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। मैंने एक ही प्रोग्राम में लिख दिया, तो ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन। अब फंक्शन के डेफिनेशन में मैंने क्या किया, ऐड ए कॉमा बी, प्रिंट बोला वैल्यूज आर ए कॉमा बी, और मैंने बोला सी इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट कर दिया देयर सम इज सी। तो अगर मैंने ए और बी में 2 3 पास किया तो सम आ जाना चाहिए। लेकिन मैंने देखो यहाँ एक कॉल किया है, ये है फंक्शन कॉल, ये आपका फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल। अब एक कॉल में मैंने एक आर्गुमेंट पास किया, यहाँ 2 आर्गुमेंट चाहिए, तो देखो मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये एरर आएगा बेटा, ठीक है।
विजिबल है बेटा? मेरी आवाज आ रही है? विजिबल है या नहीं है बेटा, बताओ एक बार। यस सर। Yes sir. ओके ठीक है। दूसरे में देखो बेटा, मैंने क्या किया, ऐड a कॉमा बी लिया और ऐड 15 कॉमा 2 किया। ठीक है, तो देखो दो आर्गुमेंट यहां भी हैं, दो आर्गुमेंट यहां भी हैं, मतलब ये दो आर्गुमेंट हैं, दो पैरामीटर है, दोनों सेम है, नंबर दोनों के सेम है, मतलब दो ऊपर हमारे पास पैरामीटर है, तो दो आर्गुमेंट का कॉल होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम आपका सही चलेगा और एग्जीक्यूट भी होगा। लेकिन थर्ड वाले केस में मैंने क्या किया बच्चे, मैंने दो आर्गुमेंट लिए हुए और कॉलिंग 3 के साथ कर दी, तो फिर एरर आ गया। पहले वाले में क्या बोल रहा था कि मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, यहां एक की रिक्वायर्ड थी, यहां टेक 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, आप ना तो उससे कम वैल्यू दे सकते हो ना ही ज्यादा वैल्यू दे सकते हो। अगली बात करते हैं ARGS एंड KWARGS। अब बेटा बात आती है कि मुझे कभी कभी लगता है ऐसा कि मान लो मैंने दो आर्ग्यूमेंट का फंक्शन बनाया और दो का कॉल कर लिया, चार का बनाया चार का कॉल कर लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करना है। समझना मेरी बात को, जब मुझे n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करना हो तो यूज करते हैं स्टार ARGS। और ARGS सिंपल किस लिए है, आर्बिट्री आर्गुमेंट, मतलब आर्बिट्री आर्गुमेंट्स के लिए, मतलब आप जब n नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ARGS यूज करो। मतलब क्या हुआ, आप क्या कर सकते हो, वी कैन पास अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट टू अ फंक्शन यूजिंग स्पेशल सिंबल, जैसे कि ARGS। नंबर ऑफ आर्गुमेंट अगर आपके ज्यादा है जो कि नॉन कीवर्ड है, की के थ्रू नहीं है, तो अब आप ARGS की बात करते हो, और जब KWRGS की बात करोगे तो कीवर्ड के साथ होंगे। जैसे कि मतलब समझो, अगर मैंने बोला कि मुझे एक साथ 2, 3, 4, 5 इतनी वैल्यूज के साथ कॉलिंग करनी है, समझना, तो कितने वैल्यूज हैं, 1, 2, 3 और 4, लेकिन फंक्शन को डिफाइन कर दो कि मुझे पता नहीं था कि मेरे पास 4 वैल्यूज थे हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्टार और आर्ग्यूमेंट 1 मतलब सॉरी ARGS मतलब वेरिएबल का नाम स्टार वेरिएबल नेम कर दो, तो आप जितने भी वैल्यूज पास करोगे पास हो जाएगा। जब लेकिन आप KWRGS बात करोगे तो क्या बोलोगे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 4, मतलब आप क्या कर रहे हो, कीज बता रहे हो और कीज की वैल्यू बता रहे हो, मतलब जैसे x क्या है, की है और उसकी वैल्यू कितनी है 2 है, y एक की है और उसकी वैल्यू कितनी है 3 है, z एक की है और उसकी वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, तो की यहां डबल स्टार लगता है, ध्यान रखना। तो जब हम कीवर्ड्स के साथ बताएं, कीवर्ड्स के साथ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट लेना चाहते हैं और मुझे बताना नहीं है, मतलब दोनों को मैच नहीं करना है, तो मैं वहां डायरेक्ट क्या करूंगा, स्टार स्टार और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। समझते हैं? तो अगर हम ARGS की बात करें तो ARGS किसके लिए है, सिंपल पास अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जब हमको वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट लेना हो। ठीक है, लेकिन ये नॉन कीवर्डेड होंगे, कीवर्ड्स नहीं देंगे। ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लिस्ट होंगे। ठीक है, सिंटेक्स कैसा होगा, स्टार सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, और आपको ARGS यूज करना है, नाम तो यूज करो ना, तो P1 P2 कुछ भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार ARGS बस ARGS का मतलब आर्ग्यूमेंट्स के टर्म में है, ये ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है। आप P1 P2 कुछ भी यूज कर लो, स्टार से बस समझ जाएगा कि मुझे मल्टीपल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करना है। डेफिनेशन में अगर मैंने स्टार लगा दिया और वेरिएबल का नाम P1 रख दिया तो समझ जाएगा कि ये क्या करने वाला है, मल्टीपल नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो हम मल्टीप्लाई फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या करता है, एक साथ सारों को एक साथ मल्टीप्लाई करता है, वैसा ही ARGS भी कर रहा है। स्टार ARGS मतलब स्टार मतलब मेनी हो गया और आर्गुमेंट मतलब जितने भी आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सिंपल इटरेटेबल मीनिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें, समझते हैं, ये है आपका फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मैंने क्या बोला, डिफाइन माई फन। ठीक है, मैंने बोला स्टार ARGV। अब यहां देखो, स्टार ARGV लिख दिया, स्टार मतलब मेनी, ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने लूप चलाया, फॉर ARG इन ARGV, प्रिंट क्या कर दो, ARG। अब मैंने माई फंक्शन में देखो कॉल कितना किया, हेलो वेलकम टू चंडीगढ़। अब देखो यहां स्टार लिख दिया, मतलब जितने भी आपको कॉलिंग में जितने वैल्यूज लेना ले लो, ये आपका फंक्शन कॉल है। ठीक है, अब हेलो पास किया,
हेलो भी चला गया ARGB के पास, वेलकम भी चला गया, टू भी चला गया, चंडीगढ़ भी चला गया, तो लूप चला दिया मैंने ARG इन ARGV। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ARG मतलब हेलो, फिर वेलकम, फिर टू, फिर चंडीगढ़। अब इस नाम से कंफ्यूज ना हो, ये वेरिएबल का नाम है, मैंने यहां लिख दिया P तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहां वेरिएबल में P1 इन P तो भी दिक्कत नहीं है। ये जो होगा इसी में हम सर्च करेंगे और प्रिंट किसको कराते हैं, इस वेरिएबल को, जैसे कि हम क्या कहते हैं फॉर लूप में पढ़ा है अपन ने। और फिर यहां ये अपन ने फंक्शन कॉल किया, तो हेलो वेलकम टू चंडीगढ़, ये पूरा का पूरा यहां चला गया, जो एक एक वैल्यू रिट्रीव होता जाएगा ये इटरेटिव फॉर लूप से, क्योंकि फॉर लूप तो इटरेटिव भी होता है। तो ये ARG स्टार ARG, इसका मतलब एक स्टार लगाने का ये फायदा है कि अगर आप मल्टीपल वैल्यूज के साथ कॉल करते हो तो भी एक्सेप्टेबल है। मतलब आप देख रहे थे ना कि हमें क्या करना था कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट उतने ही होने चाहिए कॉलिंग में जितने पैरामीटर्स हैं। अगर उसका एडवांसमेंट आप चाहते हो कि नहीं मैं मल्टीपल आर्गुमेंट के साथ कॉल कर सकूं, तो ARGS यूज करते हैं, स्टार ARGS। और ARGS इज द नेम, कोई भी वेरिएबल का नाम होगा बस स्टार लगाना कंपलसरी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलो बच्चे, इज दैट क्लियर? गुड। अब बेटा जब हम बात करेंगे दूसरे एग्जांपल में, तो दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक दे दिया ARG1, मतलब एक सिंपल एक वेरिएबल दे दिया। ये सिंपल वेरिएबल है क्योंकि स्टार नहीं लगाया, मतलब मल्टीपल आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझो मेरी बात को, यहां आप P1 P2 भी लिख सकते थे, ये कोई कीवर्ड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो एक आर्गुमेंट लेना था मुझे, ने ले लिया, और दूसरा मैंने मल्टीपल लिया। मतलब इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये फंक्शन जो है ये पूरा का पूरा फंक्शन डेफिनेशन है। पहले समझो, यहां तक ये पूरा का पूरा फंक्शन डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में मुझे एक आर्गुमेंट पहला चाहिए और उसके बाद स्टार लगा हुआ है, मतलब एक हो तो चलेगा, दो हो तो चलेगा, तीन हो तो चलेगा, चार हो तो चलेगा, पांच हो तो चलेगा, लेकिन एक आर्गुमेंट पहला वाला तो चाहिए चाहिए। फिर उसके बाद एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, चलेगा। अब मैंने बोला प्रिंट फर्स्ट आर्गुमेंट और ARG1 को प्रिंट करा दिया, लेकिन ARGV के लिए क्योंकि उसमें लिस्ट आ जाएगी, कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर ARG एक वेरिएबल का नाम इन ARGV नेक्स्ट आर्गुमेंट थ्रू स्टार ARGV, तो ARG को प्रिंट करा लिया मैंने। अब मैंने देखो माई फन के अंदर, माई फन फंक्शन का नाम है, ये आपका कॉलिंग है, ये आपका कॉल है, फंक्शन कॉल। इस फंक्शन कॉल के अंदर मैंने हेलो पास किया, वेलकम पास किया, टू पास किया, चंडीगढ़ पास किया, ये पूरा का पूरा पास हो गया। तो हेलो आ जाएगा पहले आर्गुमेंट 1 में, तो ये आ गया, और बाकी आर्गुमेंट V के पास चले जाएंगे, तो एक एक करके प्रिंट होते जाएंगे, वेलकम देन टू देन चंडीगढ़। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला स्टार स्टार KWIRGS कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ जी बेटा बोलो। सर अगर ARGV पहले लिख दें। अब बेटा देखो, आपका जो क्या है ना, मल्टीपल आर्गुमेंट के केस में हमारा जो फॉलोअर होना चाहिए, जो पोजिशनल आर्गुमेंट होता है, वो हर समय आगे ही होगा, और जो हमारे क्या कहते हैं मल्टीपल आर्गुमेंट होंगे एक्सेप्ट वो बाद में ही होंगे। ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे होता है, ये है आगे, टेंशन मत लो, ये आगे है कि क्यों होता है। क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट में हम कीवर्ड को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फंक्शनल आर्गुमेंट को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फिर एक होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, आज नहीं है, नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी उसमें डिस्कस करना है हमें इसको, ठीक है? तो डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे? यस ओके सर। ओके। अब बेटा हम बात करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, KW फॉर कीवर्ड्स आर्गुमेंट। अब ध्यान रखना है KWARGS जो है ना लिखने के लिए बस, ये कोई कीवर्ड नहीं है। मैं स्टार स्टार P लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या करना है ना, कीवर्ड के साथ वैल्यू होंगे, x इक्वल टू 2 मतलब x की वैल्यू 2 हो गई, y इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू 3 हो गई, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अब ये स्टार स्टार लगाने का मतलब एक स्टार n नंबर ऑफ कीज को एक्सेप्ट करने के लिए, दूसरा स्टार n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए। जैसे पुरानी प्रोग्रामिंग में आप देखो तो हमने क्या लिखा था, स्टार और P1, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार n नंबर ऑफ आर्गुमेंट स्टोर करने के लिए, और P1 में स्टोर हो जाता। अब मैंने बोला स्टार P1, इट मींस फर्स्ट स्टार और सेकंड स्टार, ये दोनों बता रहे हैं कि एक n नंबर ऑफ कीवर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा वाला n नंबर ऑफ आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है? तो we use the name KWARGS with a double star. The reason is because the double star allow us to pass through keyword argument and any number of them, ठीक है? तो अब हमको ये बात समझ में आ गई कि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है, एक डिक्शनरी जैसा है जो क्या मैप करता है कीवर्ड के साथ में वैल्यू। दैट इज व्हाई व्हेन वी इटरेट ओवर द कीवर्ड आर्गुमेंट्स देयर डजंट सीम टू बी एनी ऑर्डर इन व्हिच दे वर प्रिंटेड आउट।
दूसरी बात ये हो गई कि अगर मैंने कीवर्ड के साथ आर्गुमेंट दे दिए, देखो दो तीन चीजें हैं बच्चे, समझना मेरी बात को, जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला बेटा एड ए कॉमा बी कॉमा सी, आप अनम्यूट करके बताओगे। ये मैंने डेफिनेशन दे दी, स्टेटमेंट्स दे दिए। जब मैं कॉल कर रहा हूं बेटा तो मैंने बोला एबीसी 2,3,4, समझना मेरी बात को, एबीसी 2,3,4। ए को क्या मिलेगा बेटा, बी को क्या मिलेगा और सी को क्या मिलेगा, बताओ जल्दी बताओ। एक कॉल है एबीसी 2,3,4, ए को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा, सी को क्या मिलेगा, जल्दी बोलो बच्चे, जल्दी जल्दी बताना है, बड़ा सिंपल से तो पूछा है मैंने। कोई भी, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? एबीसी में मैंने 2,3,4 पास किया, कॉल किया, सॉरी ये तो गलत ही है, यहां लिखना पड़ेगा मुझे ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया और मैंने पास किया 2,3,4। तो ए को, बी को, सी को क्या मिलेगा बताओ? सर कोई ए भी 2 होगा, बी 3 होगा, सी 4 होगा। इसका मतलब ये पक्का है ना, सबको पता है हमको कि क्या होता है, पहली वैल्यू पहले वाले को मिल जाती है, दूसरी वैल्यू दूसरे वाले को मिल जाती है और तीसरी वैल्यू तीसरे वाले को मिल जाती है। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान देना, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब जिस पोजीशन में है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पास हो जाती हैं। ठीक है, अब बेटा मैंने बोला एड स्टार P1, ठीक है, और मैंने इसके स्टेटमेंट दे दिए, जो भी स्टेटमेंट देना था दे दिया। अब बच्चे मैंने जब इसको कॉल किया तो मैंने बोला ऐड, और ऐड में दे दिया 2,3,4,5,6। तो बट ऑब्वियस इसमें तो टू पहले वाले का आउटपुट आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 6 आएगा। तो ये सारे पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं। लेकिन बेटा कीवर्ड आर्गुमेंट से फायदा क्या होता है, मेजर फायदा अगर अपन देखें तो कीवर्ड आर्गुमेंट से क्या है, तो देखो अब इसमें मैं ना, अगर मैं ऐड में कॉल करूं और मैं लिख दूं b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 4, अब क्या होगा, क्या चेंजेस लग रहे हैं तुमको? और ऐड नाम का फंक्शन है ऐसा, अब क्या फर्क पता चल रहा है बताओ, क्या फर्क समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से और सिंपल हम जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देते हैं? पोजिशनल मतलब हम या तो 2,3,4 पास कर दें, ठीक है, पहला वाला पहले को चला जाएगा, दूसरा दूसरे को चला जाता है, तीसरा तीसरे को चला जाता है। लेकिन यहां मैंने अगर कीवर्ड आर्गुमेंट की बात करूं तो मैंने लिखा b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, a इक्वल टू 4, क्या फर्क पड़ेगा बेटा बताओ? सर ये b इक्वल टू 2 b में मैप हो जाएगा वहां पे। यस, मैपिंग में फर्क है बेटा, मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट में पोजीशन का मतलब नहीं है, पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट बोल बेटा? आप देखो तो मैं b की वैल्यू जो है ना पहले असाइन कर दी, अब ये b को मिलेगी, जबकि क्या हो रहा था, अगर पोजिशनल आर्गुमेंट था पहली वैल्यू पहले वाले को ही मिलती थी, लेकिन मैंने यहां बता दिया b को 2 मिलना चाहिए, तो b इज द कीवर्ड, c को 3 मिलना चाहिए, a को मैंने लास्ट में बताया कि a को क्या मिलना चाहिए। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड आर्गुमेंट एंड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। इज दैट क्लियर? बढ़े आगे, देखो अब बात को हम समझते हैं। बाकी हमारा ये डबल स्टार हमने लिख दिया KWARGS, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कीवर्ड नहीं है बेटा, वेरिएबल का नाम होना चाहिए। अब मैंने फॉर लूप लगाया की कॉमा वैल्यू, 2 वेरिएबल ले लिए क्योंकि 2 वेरिएबल होंगे, एक की के लिए एक वैल्यू के लिए, ठीक है। अब यहाँ की कॉमा वैल्यू की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। इन KWARGS डॉट आइटम्स यूज करना पड़ेगा, याद करो मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड के लिए, की वैल्यूज के लिए आपको आइटम्स मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट किया, प्रिंट में मैंने बोला %s इक्वल टू %s, परसेंट, और फिर परसेंट लगाया की कॉमा वैल्यू, तो की वैल्यू पहली %s के पास चली जाएगी स्ट्रिंग के लिए और वैल्यू यहां चली जाएगी। तो मैंने बोला फर्स्ट इक्वल टू वेलकम, मिड इक्वल टू 2, लास्ट इक्वल टू प्रोग्रामिंग। ये आपका कॉल है, ये आपका फंक्शन कॉल है, ये आपका कॉल, और एक बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका फंक्शन डेफिनेशन है। जैसे ही कॉल करूंगा यहां की को मिलेगा फर्स्ट, और फर्स्ट के केस में जो वैल्यू होगी वो वेलकम होगी, की को मिलेगा मिड और वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, की को मिलेगा लास्ट और जो वैल्यू होगी वो प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। जब आप प्रिंट कराओगे तो ये क्या करेगा, कीवर्ड्स KWARGS में पूरी की पूरी लिस्टिंग हो गई है की के साथ, तो आउटपुट आएगा प्रिंट %s, तो की वैल्यू होगी फर्स्ट,
बीच में आपने इक्वल टू लिखा हुआ है तो इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो गया, और वैल्यू हो जाएगी वेलकम, वैसे ही मिड, देन टू, देन लास्ट इक्वल टू प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपका फॉर लूप फेल हो जाएगा क्योंकि इटरेशन करने के लिए कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बेटा यहां भी आप ऐसा कर सकते हो कि आर्गुमेंट आपने पहले एक दे दिया और फिर स्टार स्टार KWARGS लिखा, तो जो आर्गुमेंट दिया वो तो कीवर्ड आर्गुमेंट है नहीं, आपने सिंपल हाई दे दिया, वो आर्गुमेंट में चला जाएगा और बाकी कीज के थ्रू देना पड़ेगा, बाकी कीज के थ्रू देना पड़ेगा। इसकी सीक्वेंसिंग की भी डिस्कशन हम करेंगे कि हम ARG1 को बाद में लिख सकते हैं क्या, ये पूरे सीक्वेंसिंग की हम डिस्कशन आगे करेंगे बेटा, आगे हैं स्लाइड्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो कि हम डिस्कशन करेंगे, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी तो हमको ये समझ में आ गया कि ये आपका डेफिनेशन पार्ट है। इस डेफिनेशन में पहला मैंने आर्गुमेंट दे दिया तो सिंपल आर्गुमेंट था, सिंपल चला गया तो फर्स्ट प्रिंट हो गया, और KWARGS में मैंने 1 2 3 वैल्यूज दिए विथ कीज, तो यहां फॉर की में की आ जाएगा, वैल्यू में वैल्यू आ जाएगा, और ये सर्च कहां करेगा, इटरेशन कहां करेगा, KWARGS में, और की के टर्म में आपको फैच करना पड़ता है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था आइटम्स मेथड यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट आर्गुमेंट तो आर्गुमेंट 1 आ गया, देन यहां फर्स्ट इक्वल टू वेलकम, मिड इक्वल टू 2, देन लास्ट इक्वल टू प्रोग्रामिंग। तो अब अगर आप चाहते हो कि आप ARGS और KWARGS को एक साथ यूज करो तो भी कर सकते हो। जैसे देखो मैंने आपको बताया ना, अंदर आपके पूरे के पूरे वेरिएबल्स हैं, कुछ भी आप यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है, मैंने बनाया myp, मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, K1 K2 K3, लिखा ARG1 में K1 प्रिंट कर दिया, ARG2 में K2 प्रिंट कर दिया, ARG3 में K3 प्रिंट कर दिया। अब मैंने ARGS में क्या किया, पास किया वेलकम टू प्रोग्रामिंग। अब यहां देखो मैं कॉलिंग में यूज कर रहा हूं, यहां देखो ये तो फंक्शन डेफिनेशन था, फंक्शन डेफिनेशन में ना करते हुए मैं यहां ये फंक्शन कॉल है, पहला फंक्शन कॉल, ये पहला फंक्शन कॉल, कॉल ये वाला है एक्चुअली में, कॉल तो ये है, कॉल है ये वाला, ये पहला कॉल है और ये दूसरा कॉल है, ठीक है, कॉल टू। देखो कैसे कॉल हो रहा है, मैंने बोला myp स्टार ARGS में क्या दिया, वेलकम टू प्रोग्रामिंग, तो मैं यहां आर्गुमेंट क्या पास कर रहा हूं, वेलकम टू और प्रोग्रामिंग, लेकिन मैंने यहां स्टार लिख दिया, स्टार मतलब लिख दिया मतलब ये पूरे के पूरे आ जाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट यहां 3 कर रहा हूं तो ध्यान रखना 3 ही हो, 3 ही, तो यहां जाएगा K1 को मिल जाएगा वेलकम, K2 को मिल जाएगा 2 और प्रोग्रामिंग मिल जाएगा K3 को, ठीक है। अब प्रिंट क्या करेगा, ARG1 इक्वल टू वेलकम, ARG2 इक्वल टू 2, ARG3 इक्वल टू प्रोग्रामिंग। जब मैं KWARGS को पास करूंगा स्टार स्टार के टर्म में, तो मैंने की दे दिया K1, ठीक है, की दिया मैंने K1, उसके साथ वैल्यू एसोसिएट की वेलकम, फिर मैंने की दिया है K2, उसके साथ वैल्यू एसोसिएट की, उसके साथ वैल्यू एसोसिएट की 2, फिर दिया मैंने K3, उसके साथ वैल्यू एसोसिएट की अपन ने क्या, प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने बोला myp स्टार स्टार KWARGS, डबल स्टार हो गया, पहला स्टार की के लिए, दूसरा स्टार हमारे वैल्यूज के लिए, एक K1 के साथ जाएगा वेलकम, K2 के साथ जाएगा 2 और K3 के साथ जाएगा प्रोग्रामिंग। तो जो प्रिंट होगा तो ARG1 में K1 मतलब वेलकम, ARG2 में 2, ARG3 में प्रोग्रामिंग। तो हम ऐसे कॉलिंग में भी ARGS और KWARGS का यूज कर सकते हैं। देन बात ये आती है, अगर आप दोनों को एक साथ अगर डिफाइन करके और कॉल करें तो कैसे करोगे, तो देखो ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, फंक्शन डेफिनेशन, इसमें आप देखो आपने एक स्टार लगाया मतलब मल्टीपल आर्गुमेंट लेना है, डबल स्टार लगाया मतलब की विथ वैल्यूज लेने हैं, की विथ आर्गुमेंट्स लेने हैं। अब आपने प्रिंट आर्गुमेंट कर दिया, प्रिंट KWARGS कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो मैंने क्या किया, myp पास किया फंक्शन विल रिसीव अ टपल, फिर मैंने देखो यहां से की वाला चालू कर दिया, फर्स्ट इक्वल टू फंक्शन, मिड इक्वल टू विल रिसीव, लास्ट इक्वल टू अ टपल, ठीक है, फर्स्ट इक्वल टू फंक्शन, मिड इक्वल टू विल रिसीव, लास्ट इक्वल टू टपल। तो देखो आप, मैंने कॉमा से सेपरेट कर करके आर्गुमेंट भी एक साथ पास किया और कीज के साथ आर्गुमेंट भी पास कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो आर्गुमेंट वाला होगा इस अपने आप पाइथन का इंटरप्रेटर समझ जाएगा और आर्गुमेंट वाली वैल्यू आर्गुमेंट में चली जाएंगी पूरी की पूरी, और की के साथ आर्गुमेंट KWARGS में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ डबल स्टार लगा हुआ है। जैसे ही दोनों वैल्यू गई, प्रिंट ARGS में आपका आएगा फंक्शन विल रिसीव अ टपल, लेकिन जब KWARGS को प्रिंट करोगे तो की के साथ आएगा फर्स्ट फंक्शन, मिड विल रिसीव, लास्ट अ टपल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, इज दैट क्लियर बेटा, बोलो बच्चे, क्लियर या नहीं है? यस सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर
लिस्ट पास करनी है आर्ग्यूमेंट में तो वो भी आप कर सकते हो फंक्शन के थ्रू। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, जैसे आपका फंक्शन डेफिनेशन है, ये आपका कॉल है। तो देखो मैंने क्या किया, डिफाइन माई फंक्शन फूड और फॉर एक्स इन फूड और प्रिंट कर दो food। अब मैंने क्या किया, फ्रूट्स में ले लिया एप्पल, बनाना, चेरी, और माई फंक्शन को कॉल किया, यहां पास किया मैंने फ्रूट्स। जैसे ही फ्रूट पास किया यहां जाएगा डेफिनेशन पे और इसको फ्रूट्स पास कर देगा। फूड में पूरे के पूरे फ्रूट्स पास हो गए। तो जब एक्स इन फूड इटरेट करेगा तो पहले आउटपुट आएगा एप्पल, दूसरा आएगा बनाना, तीसरा आएगा चेरी और उसके बाद फेल हो जाएगा। तो एप्पल, बनाना और चेरी। तो ऐसे आप लिस्ट पास कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है, अगर फंक्शन से आपको वैल्यू रिटर्न करनी है तो कुछ नहीं, आपको लिखना होता है रिटर्न और एक्सप्रेशन। मतलब आप लिखते हो रिटर्न और लिखते हो वेरिएबल का नाम ए। रिटर्न ए कर दिया तो वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। तो टू रिटर्न अ वैल्यू और वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन वी हैव टू राइट द कीवर्ड रिटर्न एट द एंड ऑफ द फंक्शन बॉडी अलोंग विद द वैल्यूज टू बी रिटर्न। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। मैंने क्या किया, ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है, और एक कॉल हो रहा है। जब रिटर्न करते हो ना तो रिटर्न होने के बाद वैल्यू स्टोर करना पड़ता है। समझना मेरी बात को, मैं बताता हूं कैसे। जैसे मैंने बोला डिफाइन एड ए कॉमा बी, मैंने बोला सी इक्वल टू ए प्लस बी और मैंने वैल्यू रिटर्न कर दी। तो जब मैं कॉल करूंगा तो उस वैल्यू को स्टोर भी करना पड़ेगा। जैसे देखो ये है पहला कॉल, ये आपका पहला कॉल है, ये आपका दूसरा कॉल है, ये आपको C1 मान लो, ये आपको C2 मान लो। तो जैसे ही आपने कॉल किया ये डेफिनेशन पे गया, ए को मिल गया 2 और बी को मिल गया 5, ठीक है। C इक्वल टू ए प्लस बी, तो C में आ गया 7। रिटर्न C, तो रिटर्न जैसे करोगे रिटर्न करता है कॉलिंग पे, जहां से कॉल हो रहा होता है वहीं रिटर्न हो जाता है। 7 रिटर्न हुआ, X में 7 आ गया। तो देखो जब रिटर्न हो रहा होता है तो जो कॉल करते हो उसको आप स्टोर कराना पड़ता है, क्योंकि कॉल करोगे तो वैल्यू रिटर्न होगी, जब रिटर्न होगी तो उसको स्टोर कराओ और उसको प्रिंट कराओ। तो देखो हुआ क्या, ये रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद यहां आया, X में स्टोर हो गया। तो जब आपने प्रिंट कराया तो सम इज X, मतलब 7 आ गया। दूसरा कॉल करोगे बेटा y इक्वल टू एड 3.5 2.4, 3.5 ए को मिलेगा और 2.4 बी को मिलेगा। C इक्वल टू ए प्लस बी मतलब 5.9, रिटर्न C। तो अब इस कॉल पे रिटर्न कर देगा, वैल्यू रिटर्न करेगा कितना 5.9। y में कितना आ गया 5.9, y में आ गया 5.9, तो सम इज कितना आ जाएगा 5.9। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो बच्चे, रिटर्न समझ में आया या नहीं आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. गुड। इसी प्रोग्राम को मैंने एक साथ लिख दिया बेटा यहां पास, बस और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब अगला देखो, अगर मुझे देखना है कि कोई वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव करके प्रिंट करें, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रिंट करना है मुझे। तो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बनाई, ये है डेफिनेशन। तो फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने क्या लिया, एक आर्गुमेंट n लिया। अगर n ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है तो रिटर्न कर दो, अगर निगेटिव है तो -n रिटर्न करो, तो निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पहला कॉल मैंने ए किया, ए बी -15। जैसे ए बी -15 कॉल किया, n को मिल गया -15, n को क्या मिला -15। -15 ग्रेटर देन 0 होता है क्या? नहीं। तो एल्स में क्या करेगा, -n रिटर्न करेगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +15। तो एब्सोल्यूट ऑफ -15 इज 15। तो यहां +15 आएगा, x में 15 आ गया, प्रिंट करोगे तो 15 आ जाएगा। जब मैं ए बी 2 पास करूंगा तो कॉल हुआ, यहां 2 पास हुआ, 2 ग्रेटर देन 0 होता है, रिटर्न 2 हुआ। जैसे ही 2 हुआ यहां 2 आ जाएगा y में और प्रिंट कराओगे, सॉरी ये क्या कहते हैं, यहां एक्चुअली में 2 होना चाहिए। तो 2 आपका 2 आएगा, जैसे ही 2 आया, 2 वहां से रिटर्न हुआ तो एब्सोल्यूट ऑफ 2 इज 2 आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल है। अगर आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है बेटा, तो कैसे बनेगा फैक्टोरियल का प्रोग्राम? सिंपल, जो लॉजिक लगाते हैं वही लगेगा। आपने डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन की ब्लॉक थी। अब आपने बोला x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एन इंटीजर। आप एक इंटीजर वैल्यू दो, उसको आप इंटीजर फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने मान लो 4 पास किया, ठीक है। अब मैंने बोला y इक्वल टू फैक्टोरियल x, क्योंकि मुझे ऊपर से रिटर्न कराना है तो इसलिए मैं इसको y में स्टोर करा रहा हूं। अब मैंने बोला y इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ x, तो फैक्टोरियल ऑफ 4, इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल ऑफ 4, ऐसा। ये कहां जाएगा, n में। n में कितना हो गया 4, f की वैल्यू कितनी है 1। अब बोलेगा वाइल n ग्रेटर देन 1 है क्या, 4 ग्रेटर देन 1 होता है क्या, होता है, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा f इक्वल टू f इंटू एन कर देगा। f में कितना है 1, 1 इंटू 4, ठीक है, और n को कर देगा
n माइनस वन, n हो गया 3, ठीक है, n हो गया n माइनस वन। लेकिन अभी वाइल लूप का ये पार्ट था, ये वाइल लूप का है। जब वाइल लूप फेल होगा तो रिटर्न करा रहा हूं मैं, जब वाइल लूप फेल होगा तो रिटर्न कराऊंगा जो वैल्यू आएगी। तो अभी f में आ गया 4, दूसरे स्टेप पे चला और n में आ गया 3, n यहां पास हो गया है 3, ऊपर गया 3 ग्रेटर देन 1 होता है क्या, कंडीशन ट्रू। तो बोलेगा f इंटू एन, f 4 हो चुका है, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और n की वैल्यू हो गई यहां पास 2। फिर ऊपर जाएगा 2 ग्रेटर देन 1 होता है, कंडीशन फिर ट्रू, अंदर आएगा 12 इंटू 2 24, ठीक है, n की वैल्यू हो गई 1। ऊपर जाएगा 1 ग्रेटर देन 1 होता है क्या, कंडीशन फॉल्स, रिटर्न करेगा f, जैसे रिटर्न f करेगा तो 24 यहां y में असाइन हो जाएगा, y में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही आप प्रिंट कराओगे फैक्टोरियल ऑफ x, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। इज दैट क्लियर बेटा? क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, बोलो बच्चे। यस सर, क्लियर है। गुड, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराना है तो बड़ा ही एडवांटेज है पाइथन में। जो पुरानी लैंग्वेज आपने सी, सी प्लस प्लस, जावा पढ़ी थी, उसमें याद करो, एक से ज्यादा रिटर्न करा पाते थे आप क्या? कभी किसी ने कराया? बोलो बेटा, कभी किसी ने एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कराई? बोलो, पॉसिबल है किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कराना? पॉसिबल नहीं है। आप एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकते हो। पाइथन में एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करा सकते हो आप, कुछ नहीं करना, रिटर्न वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू n, मतलब रिटर्न a, b, c, तो रिटर्न हो जाएगा एक से ज्यादा वैल्यू। तो पाइथन में बड़ा इजी है, रिटर्न आप एक से ज्यादा वैल्यूज करा सकते हो, ठीक है। अब जब आप ऐसा करते हो तो पाइथन जो रिटर्न करता है वैल्यू को, वो टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है, जो कि लिस्ट जैसा ही होता है, मल्टीपल वैल्यू का कलेक्शन। बस इतना ध्यान रखना, जब आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराते हो तो जो रिटर्न करता है पाइथन, वो टपल के फॉर्म में करता है। जब हम टपल और लिस्ट देखेंगे तो देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन आप इतना समझना कि जब हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराते हैं, पाइथन कर सकता है कॉमा से सेपरेट करके, जो दूसरी प्रोग्रामिंग में पॉसिबल नहीं है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा में। लेकिन जो रिटर्न होगा वो टपल के फॉर्म में होगा। अब अगर मल्टीपल वैल्यूज आपको रिसीव करना है तो ये तो आपको आता ही है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, फंक्शन का नाम दे दिया, उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यूज लेने का तरीका तो आपको पता ही है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस। पहले केस में वी आर रिसीविंग द वैल्यूज इन इंडिविजुअल वेरिएबल्स, ठीक है, देयर डेटा टाइप विल बी सेट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वैल्यूज बीइंग रिटर्न्ड। सेकेंड केस में हम सिंगल वेरिएबल वो कर रहे हैं, एंड पाइथन विल ऑटोमेटिकली मेक द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल एज टपल, क्योंकि इसमें हम टपल के टर्म में रिटर्न करता है, वैल्यू जब रिटर्न होती है टपल के टर्म में रिटर्न होती है। जैसे कि देखो बेटा, मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूं इस प्रोग्राम में। मैंने बोला डिफाइन कैलकुलेट a, b, मैंने बोला c इक्वल टू a प्लस बी और d इक्वल टू a माइनस बी, रिटर्न कर दिया c, d। ये आपका है फंक्शन का डेफिनेशन। मैंने भी यहां बोला xy कैलकुलेट 5, 3। अभी देखो, जब ये रिटर्न होके आएगा ना तो x और y में टपल के टर्म में स्टोर होगा। जब मैंने बोला कैलकुलेट 5, 3, तो देखो यहां a को मिला 5, b को मिला 3, ठीक है। तो c को क्या मिलेगा 8 और d को क्या मिलेगा 2। तो x में आ जाएगा 5, रिटर्न जब आप c और d करोगे, रिटर्न जैसे c और d करोगे, ठीक है, तो x को मिलेगा 5 और y को मिलेगा 2। प्रिंट कर दो तो आ जाएगा, सॉरी 5 प्लस 3 8, तो यहां आ जाएगा सम इज 8 एंड डिफरेंस इज 2। अब दूसरा आपने देखो, दूसरा जो तरीका मैंने अभी आपको बताया था, आपने क्या लिख दिया, केवल एक वेरिएबल लिखा, z इक्वल टू कैलकुलेट 15, 23। अब यहां 15 और 23 किया तो दोनों का ऐड होगा 38 और डिफरेंस क्या हो जाएगा -8। अब यहां कैसे स्टोर होता है, तो मैंने आपको बताया, जब यहां x, y है, आपने दो वेरिएबल दिया हुआ है, समझो ये वाला तरीका। जब यहां वेरिएबल आपके मल्टीपल्स हैं तो मल्टीपल वैल्यूज के केस में एक एक वैल्यूज आपकी असाइन होती जा रही है। इस केस में जिस टाइप का वैल्यू होता है उसी टाइप का रिटर्न होता है। मतलब यहां जैसे आपका इंटीजर टाइप का वैल्यू आ रहा है तो x में इंटीजर जाएगा और y में भी इंटीजर गया, मतलब 8 और 2 इंटीजर के टर्म में रिटर्न हुए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां टपल के टर्म में रिटर्न होंगे। मतलब ये बिल्कुल सही है, जब आपका 38 आया तो वो भी जेड में गया और 23 भी आया, 15 माइनस 23 मतलब -8, वो भी जेड में गया, लेकिन वो टपल के फॉर्म में गया। टपल के फॉर्म में गया तो Z0 को 38 मिल जाएगा, जो एडिशन हुआ पहला वाला,
और Z1 को 15 माइनस 23 दैट इज -8 मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको प्रिंट कराओगे सम इज Z0 तो 38 आ जाएगा एंड डिफरेंस इज Z1 तो -8 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलो बच्चे, क्लियर है? क्लियर सर। गुड। तो ध्यान रखना, जब हम मल्टीपल वैल्यूज देते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स यहां देते हैं, तो मल्टीपल वेरिएबल्स में आप स्टोर करोगे तो उसी टाइप में स्टोर हो जाएगा। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर में ही हो जाएगा, लेकिन आपने बोला नहीं मैं एक ही वेरिएबल में स्टोर कराना चाहता हूं, तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको टपल के टर्म में स्टोर करेगा, और टपल के टर्म में पहले वाले को 0th पोजीशन में, दूसरा 1 2 3। तो जब आप प्रिंट कराओ तो 0 1 2 3 में प्रिंट करा सकते हो। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। तो here Python will automatically set x and y to be of integer type and z to be of tuple type। ठीक है। दूसरा, अगर आपकी डेफिनेशन है फंक्शन की डेफिनेशन, तो उसके बाद एक स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए। कोई स्टेटमेंट नहीं है तो सिंपल पास लिख दो, क्योंकि अगर आप कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर एरर देगा। तो सिंपल पास लिख दो। पास को जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा नन मानेगा, लेकिन आपका प्रोग्राम का सिंटेक्स सही चलेगा, एरर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है। ओवरऑल हम देखें तो ये चारों तरीके मैंने आपको बताए थे, इसका मैं आपको प्रोग्राम समझाता हूं। तो देखो, ये पहला तरीका है, आप खुद बताते चलना है कौन से स्टाइल का है। अगर हम देखें तो यहां तक जो है वो आपका फंक्शन का डेफिनेशन है, जो 3 आर्गुमेंट ले रहा है। अब मैंने यहां से 3 आर्गुमेंट भेजे, 10 ए को मिल गया, 20 बी को मिल गया और 30 सी को मिल गया। रिटर्न क्या हो रहा है? a प्लस बी प्लस सी, मतलब 60। x में 60 आया और प्रिंट किया हमने तो 60 आ गया। ये आपका फंक्शन कॉल है। ये बेटा कौन सा स्टाइल का है बताओ? इसमें आर्गुमेंट ले भी रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। समथिंग रिटर्न सम। वेरी गुड। सेम प्रोग्राम में दूसरे स्टाइल से बात करता हूं बेटा। दूसरे स्टाइल में देखो मैंने क्या किया, कोई आर्गुमेंट नहीं लिया। ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन है, ये आपका पूरा फंक्शन डेफिनेशन है। यहां मैंने कॉल किया, ठीक है, ये आपका कॉल है। जब मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया, ऊपर गया, एक्स वाई जेड में मैंने तीनों में वैल्यूज ले ली। स्प्लिट फंक्शन से ले सकते हैं तीनों में एक साथ इनपुट फंक्शन में। तो एक्स में जो वैल्यू गया मान लो 10, फिर वाई में 20 दिया मैंने और जेड में 30 दिया। जैसे मैंने यहां लिखा है 10 20 30। मैंने क्या किया, यहां पर जो आप इनपुट कर रहे हो ये आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होगा। तो मैंने किया सी इक्वल टू इंटीजर फंक्शन में एक्स कन्वर्ट किया, इंटीजर फंक्शन में वाई कन्वर्ट किया, इंटीजर में जेड किया। ठीक है, अदरवाइज कॉन्केटिनेट कर देता हो। तो प्रिंट सी तो 60, तो प्रिंट सी से यहां देखो 60 आ गया ए भी। तो जब यहां रिटर्न करा रहे थे तो रिटर्न जो है, जब हम रिटर्न कराते हैं तो कॉल होने के बाद फिर प्रिंट करते हैं, लेकिन जब हम रिटर्न नहीं कराते हैं तो प्रिंट डेफिनेशन में ही कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस है। देखो ये कौन सा स्टाइल है बेटा? इसमें ना तो हम आर्गुमेंट ले रहे हैं ना ही रिटर्न कर रहे हैं। ये कौन सा स्टाइल है? रिटर्न नथिंग। एक नथिंग रिटर्न नथिंग। वेरी गुड। इसमें देखो हम आर्गुमेंट तो ले रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं करा रहे। अगर रिटर्न नहीं कराओगे तो इसके बाद प्रिंट कराने का मतलब ही नहीं है। 10 20 30 ऊपर पास हुआ, प्रिंट करा दिया आपने ऊपर ही 10 20 10 प्लस 20 प्लस 30। ये आपका डेफिनेशन है, ये आपका कॉल है। ये आपका कौन सा है? टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। अगला देखो, आपने आर्गुमेंट तो नहीं लिया। जब आर्गुमेंट नहीं लोगे तो वैल्यूज यही देनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन रिटर्न करा रहा हूं, रिटर्न कराऊंगा तो प्रिंट बाद में कराएंगे। तो एक कैसा हुआ, एक्स इक्वल टू एड को कॉल किया, या 3 वैल्यूज लिए, एडिशन किया, रिटर्न कराया, रिटर्न होके एक्स में आएगा, प्रिंट कराया, वैल्यू सेम। ये कौन सा है? टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर और नॉट? बोलो बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस सर। गुड। हाँ सर।